इस दुनिया की भीड़ में जब कोई इंसान मुसीबत में पड़ जाता है तो वो लोगों से मदद मांगता है, लेकिन इस भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मदद के नाम पर सामने वाले को और बड़ी मुसीबत में डाल देते हैं, जिससे जान का भी खतरा हो सकता है। काली अंधेरी रात में भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज आती है। एक बड़े से पेड़ पर बहुत सारे बैठे कौवे कांव कांव करते हुए उड़कर जाने लगते हैं। सुमित ड्राइविंग सीट पर बैठा था। दिशा उसके बगल वाली सीट पर बैठी थी। बेबी, तुम्हें लड़का चाहिए या लड़की? लड़का हो या लड़की, मेरे लिए दोनों ही बराबर हैं। वैसे तुम्हें क्या चाहिए? जो तुम्हारी पसंद वो मेरी पसंद। तभी उड़कर जा रहे कौवे में से एक कौवा कार की ओर मुड़ जाता है और विंड स्क्रीन से टकराकर मर जाता है। विंडशील्ड क्रैक हो जाती है और खून भी लग जाता है। सुमित झट से ब्रेक मारकर कार रोकता है। दोनों कार से बाहर आते हैं। दिशा घबराई हुई है। वहीं सुमित मरे हुए कौवे को देख रहा है। सुमित आगे बढ़ता है और कौवे को उठाकर दूर फेंक देता है। सुमित, मुझे इस रास्ते से जाना ठीक नहीं लग रहा है। ऊपर से तुम्हारी ये खटारा। हम किसी और रास्ते से चलें? बेबी, ये खटारा कार नहीं है बल्कि खानदानी कार है। और बेबी, हम बहुत आगे तक जा चुके हैं, तो और अभी दूसरे रास्ते से जाना मतलब फिर से हमें वापस शहर जाना होगा। अब चलो कार में बैठो, नहीं तो यहीं पूरी रात बितानी पड़ेगी। दोनों कार में बैठते हैं और वहीं से जाने लगते हैं। कार सुनसान घने जंगलों के बीच से होते हुए जा रही होती है। तभी कार अचानक 2-3 झटके के साथ एक जगह पर रुक जाती है। सुमित कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। यह देखकर दिशा का मूड खराब होने लगता है। सुमित दिशा के हाव भाव से समझ जाता है कि वो परेशान हो रही है। कुछ सोचता हुआ सुमित कार से बाहर निकलता है। सुमित कार के फ्रंट पर जाकर बोनट खोलकर फॉल्ट चेक करने लगता है। दिशा भी उसके पास आती है और गुस्से से कहती है, मैंने कहा था हनीमून पर हम किसी और दूसरी कार से चलते हैं, लेकिन नहीं, तुम्हें तो यही आदम जमाने की खटारा कार ले जाना था ना। हो गई ना फिर से खराब। पता नहीं अब हम कब तक गोवा पहुँचेंगे। काम डाउन स्वीट हार्ट, नाराज क्यों होती हो? ये मेरे दादाजी की खरीदी हुई पहली कार है। तुम्हें पता है, हमारे परिवार में जो कोई भी इस कार से हनीमून के लिए जाता है उसे खुशखबरी बहुत जल्दी मिलती है। घबराई हुई दिशा अंधेरे में इधर उधर देखने लगती है, पर अंधेरे के कारण उसे कुछ नजर नहीं आता है। तभी उसके कान के पास कोई आता है। कौन हो तुम? आवाज सुनकर दिशा आवाज की ओर एक झटके से पलट गई, लेकिन उसे आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। फिर उसे लगता है कि उसके साथ ये शरारत सुमित ने की है, लेकिन सुमित को अपने आगे खड़ा देखकर दिशा डर से सहम उठती है कि फिर वो आवाज किसकी थी। ये सवाल दिशा के दिमाग में घर कर जाता है। सुमित, मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही है। हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। डोंट वरी बेबी, कार स्टार्ट होते ही हम चल देंगे। दिशा, क्या हुआ? चुड़ैल तुम्हारे पीछे। सुमित मोबाइल की लाइट ऑन करके देखता है तो उसके पीछे एक बूढ़ी महिला दिखती है। लगातार बिजली कड़क रही है। दिशा को अब भी थोड़ा अजीब लगता है। दिशा, ये चुड़ैल नहीं बल्कि कोई दादी अम्मा है। दादी अम्मा, हमारी कार खराब हो गई है। हमें आज रात यहाँ आसपास कोई रहने की जगह मिल सकती है क्या? सुमित, हमें इस तरह किसी अनजान लोगों से मदद नहीं लेनी चाहिए। ऊपर से ये दादी अम्मा कम चुड़ैल ज्यादा लग रही है मुझे। अब हर कोई तुम्हारी तरह जवान और खूबसूरत तो नहीं लग सकता ना डार्लिंग। डोंट वरी, ये एक बुढ़िया है। इसके खुद के पैर कब्र में हैं। ये भला हमारा क्या बिगाड़ लेगी? पास ही एक डाक बंगला है जहाँ मैं देख रेख का काम करती हूँ। तुम दोनों वहाँ रुक सकते हो। डाक बंगला का दरवाजा अंदर की ओर डरावनी आवाज के साथ खुलता है। दरवाजे पर उषा और उसके पीछे सुमित और दिशा खड़े होते हैं। तीनों अंदर आते हैं कि तभी दिशा के ऊपर एक सांप गिर जाता है। दिशा चीखती हुई उछलने लगती है। उषा
उससे कहती है, घबराओ नहीं, नकली है, खिलौना है। मेरे पोते और पोती इससे खेलते हैं। जाओ, जाकर मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। सुमित और दिशा एक कमरे की ओर चल देते हैं। उषा जाते हुए उन्हें देखती है। वहीं उसके चेहरे पर चुड़ैल का रूप भी नजर आता है। सुमित और दिशा डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे हैं। उषा चुड़ैल के रूप में दोनों को खाते वक्त साइड में खड़ी होकर देखती है और स्माइल करती है। तभी दिशा ग्लास में पानी पीती है और ग्लास जैसे ही टेबल पर रखती है, उसे थाली में खाने की जगह बहुत सारे कीड़े मकोड़े दिखाई देते हैं। वो जोर से चीख उठती है और थाली दूर फेंक देती है और उल्टी करने की कोशिश करने लगती है। दिशा, क्या हुआ दिशा? क्या हुआ? आर यू ओके? तुमने खाना क्यों फेंक दिया? मेरी थाली में छिपकली, गिरगिट और बहुत सारे कीड़े मकोड़े थे। मैं खाना नहीं, कीड़े मकोड़े खा रही थी। तुम भी ये खाना मत खाओ, फेंक दो सब कुछ। दिशा फेंकी हुई थाली की ओर देखती है तो उसे सिर्फ खाना ही नजर आता है। फिर सुमित दूध का ग्लास लेकर उसे दूध पीने के लिए देता है। दिशा दूध पीने लगती है। तभी उसे लगता है कि वो खून पी रही है। वो ग्लास में देखती है तो दूध लाल दिखाई देता है। वो झट से ग्लास फेंक देती है और खून खून चिल्लाने लगती है। ये तुम क्या कह रही हो दिशा? देखो वहां ना तो छिपकली है, ना ही गिरगिट है और ना ही कोई कीड़े मकोड़े हैं। इट्स ओके, ये लो, दूध पी लो। सुमित इसमें खून है। मुझे खून पिला रहे हो? दिशा, तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वो खून नहीं है, दूध है। लगता है तुम कुछ ज्यादा ही थक गई हो। चलो चलकर सोते हैं। सुमित गहरी नींद में सो रहे हैं। दिशा को नींद नहीं आ रही है और वो बेड पर बैठी है। उसकी नजर खिड़की की ओर जाती है तो उसे वहां चुड़ैल खड़ी नजर आती है। जोर जोर से चीखने लगती है। सुमित हड़बड़ाकर उठ जाता है और पूछता है, दिशा क्या हुआ? सुमित और दिशा दोनों खिड़की की ओर देखते हैं पर कोई भी नजर नहीं आता है। सुमित उठकर खिड़की बंद कर देता है और दिशा से कहता है, दिशा, जो कुछ भी तुम देखकर चीख रही हो वो सिर्फ तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। तुम आराम से सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। नहीं सुमित, मेरा बिलीव करो, वहाँ सच में कोई चुड़ैल जैसी थी। मैंने अच्छे से देखा है दिशा, वहां ऐसा कुछ नहीं है। एनीवेज, तुम बहुत घबराई हुई हो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। सुमित किचन की ओर जाता है। वहां फ्रिज रखा हुआ है। सुमित पानी निकालता है और फ्रिज का डोर बंद करके वापस मुड़ता है कि उसे लगता है कि उसने कुछ देखा है। वो फ्रिज वापस खोलता है और वो बुरी तरह हैरान रह जाता है। फ्रिज में एक कटा हुआ सर रखा हुआ नजर आता है। सुमित बुरी तरह से डर जाता है। तभी दिशा की चीख सुनाई देती है। सुमित आवाज की ओर देखता है। सुमित, वो फिर आई थी। सुमित, प्लीज मेरा विश्वास करो, वो फिर आई थी, वो चुड़ैल ही है। तुम सही कह रही हो, ये जगह सही नहीं है। मैंने भी फ्रिज में किसी इंसान का कटा हुआ सर देखा है। चलो निकले यहाँ से। सुमित और दिशा गेट की ओर भाग रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो दोनों गेट के पास पहुंचते हैं तो गेट अपने आप बंद हो जाता है। दोनों को समझ नहीं आता कि अब क्या करें। दिशा पीछे पलटकर देखती है। तभी बिजली कड़कती है। उस बिजली की रोशनी में दिशा को उस घर की छत पर चुड़ैल उड़ते हुए दिखाई देती है। उसकी आंखें डर के मारे फटी की फटी रह जाती हैं। सुमित भी ऊपर देखता है तो उसकी भी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि दोनों के सर पर मौत जो खड़ी थी। छत पर उषा बेहद डरावनी चुड़ैल के रूप में दिखाई दे रही थी। वो जोर जोर से हंसने लगती है। आज तक इस बंगले से बाहर कोई बचकर नहीं भाग पाया, तुम दोनों क्या जाओगे? हंसते हुए चुड़ैल दोनों की ओर बढ़ती है। सुमित और दिशा घबराकर पीछे की ओर भागते हैं, लेकिन तभी चुड़ैल अपने दोनों हाथ लंबे करती है और उसके हाथ पीठ से उनके अंदर घुस जाते हैं और पेट फाड़ देते हैं। दोनों वहीं पर मर जाते हैं और चुड़ैल
हंसने लगती है। इंसान को कभी भी राह चलते अनजान लोगों से मदद नहीं लेनी चाहिए, अन्यथा कभी भी कहीं भी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। कहते हैं कि बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े गुनाहों को नजरअंदाज किया जाता है। अगर वो गुनाह किसी गरीब के साथ हो जाए तो उसकी जरा भी दखल नहीं ली जाती, क्योंकि बड़े शहरों में छोटे और गरीब लोगों की कीमत रास्ते के किसी धूल से ज्यादा नहीं होती। ऐसे ही एक गुनाह के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। रात के समय एक वकील अपना सारा काम खत्म करके अपने घर की ओर चलता हुआ जा रहा था। बीच में ही एक आध गाड़ी उसके पास से बड़ी तेजी से गुजर जाती थी, इसलिए वो फुटपाथ पर से चल रहा था। चलते चलते अचानक उसकी नजर फुटपाथ पर पड़े सूखे हुए लाल रंग के धब्बों पर गिरी और वो डर गया। अरे बाप रे, ये तो खून लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये खून नहीं हो सकता। लगता है किसी ने पान खाकर थूका है। कैसे कैसे लोग रहते हैं इस शहर में। इन्हें दीवार कम पड़ी कि अब फुटपाथ पर भी थूकने लगे। फुटपाथ की वो हालत देखकर वकील को बहुत बुरा लगा और वो फिर से अपने घर की ओर चलने लगा। कुछ कदम चलते ही वो अचानक रुक गया। उसका शरीर किसी लाठी की तरह अकड़ गया। धीरे धीरे उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। किसी ने पान खाकर नहीं थूका, वो खून ही है। इंसाफ होगा, मैं करूंगा इंसाफ। अगले दिन सुबह के वक्त मदन और पवन चलते हुए अपने कॉलेज जा रहे थे। चलते चलते वो भी उसी फुटपाथ पर आकर रुक गए जहां वो लाल धब्बे थे, पर अब वो धब्बे थोड़े से मिटने लगे थे। लोगों के पैरों के नीचे घिस घिस कर वो लगभग ना के बराबर हो गए थे। मैंने तुझसे कहा था कि इस रास्ते से नहीं आते। पागल मत बनो, रात की बात को भूलना इतना भी आसान नहीं है। जो हमने देखा और किया है उसके बाद तो मेरी जिंदगी जैसे खराब हो गई है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। जो हमें करना था वो हमने रात को ही कर दिया है और उसका नतीजा तो तुम देख ही रहे हो। हम अभी तक सुरक्षित हैं। अगर किसी को पता चल गया तो तब हमारा क्या होगा? किसी को पता तब चलेगा जब हम दोनों में से कोई उन्हें वो बात बताए। मैं तो किसी को नहीं बताने वाला, पर मुझे तुझ पर बहुत शक हो रहा है। साले तेरे पेट में कोई बात नहीं रहती। मैं भी किसी से कुछ नहीं कहूँगा। ऐसी बात करने की मेरी हिम्मत भी नहीं होगी। अच्छा है, देख हमने जो किया उससे किसी को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। शहर में ये आम बात है, इसलिए अब इस बात को यही भूल जा। हाँ, शायद यही हमारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, अब चल, कॉलेज के लिए देर हो रही है। दोनों फिर से कॉलेज की तरफ जाने लगे। वो दोनों जा ही रहे थे, तभी अचानक उनके सामने एक पुलिस की गाड़ी आकर रुक गई। वो दोनों बहुत डर गए। पवन के तो डर के मारे पैर भी कांपने लगे। गाड़ी के अंदर से दो पुलिस वाले उतरे और उनके पास आए। क्या तुम दोनों ही पवन और मदन हो? पवन की डर के मारे आवाज ही नहीं निकल रही थी, इसलिए मदन ने उनसे बात की। जी हाँ, मैं मदन हूँ और ये है पवन। क्या बात है सर? क्या हुआ? तुम दोनों को हमारे साथ थाने चलना होगा। पर बात क्या है सर? हमने क्या किया? वो सब थाने जाकर पता चलेगा। चलो हमारे साथ। पुलिस वाले मदन और पवन को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर थाने ले गए। जब वो थाने पहुंचे तब वहां वो वकील बैठा हुआ था। पुलिस वाले ने उन दोनों को वकील के सामने बिठाया। क्या बात है सर, आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए? मैं बताता हूँ। पुलिस को 5 लाशें मिली है। 5? हाँ, क्या हुआ? तुम्हें इन लाशों के बारे में कुछ पता है क्या? नहीं सर, हमें कुछ नहीं पता। अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो मुझे ये बताओ कि कल रात तुम दोनों कहाँ थे? मदन और पवन ऐसे चुप हो गए जैसे वकील की बात उनके कानों तक पहुंची ही ना। देखो, चुप रहने से तुम्हारा ही नुकसान होगा। इन्हें तुम दोनों पर शक है, क्योंकि जहां से लाशें मिली हैं वहां से एक आदमी ने तुम्हें कल रात गुजरते हुए देखा था। किसने? वो मैं नहीं बता सकता। देखो, मैं यहाँ तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ, इसलिए सब सच सच बताओ। मैं आपको सब सच सच बताता हूँ सर। नहीं, मैं बताता हूँ। तुम तकलीफ मत लो और रोना बंद करो। मदन कल रात की पूरी कहानी पुलिस और वकील को बताने लगा। कल शाम कॉलेज से घर आने के बाद
हमने बाहर खाने का तय किया, क्योंकि कल इस पवन का बर्थडे था, तो हमने सोचा कि बाहर सेलिब्रेट करेंगे, इसलिए हम गए और खाना खाकर वापस घर आ गए। फिर पूरी रात हम घर में सो रहे थे। सच बोल रहे हो? हाँ सर। खुद की गाड़ी लेकर गए थे? नहीं सर, टैक्सी से गए थे और आते वक्त टैक्सी अपने पुल के पास खराब हो गई थी, इसलिए हम नीचे उतरे थे। तभी हमें किसी ने वहाँ शायद देख लिया होगा, पर टैक्सी ठीक होते ही 10-15 मिनट में हम वहाँ से चले गए थे। थोड़ी देर के लिए कोई कुछ नहीं बोला। वो सन्नाटा मदन और पवन को बहुत तकलीफ दे रहा था। ठीक है, कल कोर्ट में सुनवाई है, इन्हें वक्त पर ले आना। यस सर। वकील थाने के बाहर आया और अचानक उसके पैर रुक गए। इंसाफ, इंसाफ। अगले दिन कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। वकील, पुलिस वाला, मदन और पवन वहां मौजूद थे। जज साहब, ये दोनों कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और पुलिस को इन दोनों पर शक है कि इन्होंने 5 खून किए हैं। मैं इनका वकील हूँ, पर फिर भी मैं पुलिस और इस अदालत को बताना चाहूंगा कि मुझे इन दोनों पर शक नहीं, बल्कि पूरा यकीन है कि वो 5 खून इन दोनों ने ही किए हैं। वकील की ये बात सुनकर दोनों डर गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। वकील उन दोनों के पास गया। मुझे पता है कि उस रात तुम दोनों अपनी गाड़ी लेकर आए थे और वो सारे कत्ल तुमने ही किए हैं। अब तुम सच बताते हो या मैं बताऊं? मैं बताता हूँ। पवन, नहीं, चुप कर, मैं अपने गिल्ट में नहीं जी सकता। मदन को चुप करके पवन ने सारी हकीकत बताना शुरू किया। उस दिन मेरा बर्थडे था, इसलिए हम बाहर पार्टी करने गए थे और हम किसी की टैक्सी में नहीं, मेरी गाड़ी में गए थे। गाड़ी मदन चला रहा था। घर लौटते वक्त हमने बहुत शराब पी रखी थी। यार पवन, ये रास्ते के गड्ढे बहुत तकलीफ दे रहे हैं। मुझे भी इन गड्ढों की वजह से उल्टी आ रही है यार। थोड़ा धीमे चलाओ। नहीं, मेरे पास उससे भी अच्छा आइडिया है। क्या? दिखाता हूँ। मदन ने गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ा दी और तेजी से भागने लगा। अब कोई गड्ढा हमारी स्पीड कम नहीं कर सकता। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी, तभी 4-5 स्पीड ब्रेकर अचानक नीचे आ गए और इस झटके से हमारी गाड़ी बंद पड़ गई। हमने नीचे उतर कर देखा तो हम बुरी तरह से डर गए, क्योंकि हमारी गाड़ी के नीचे स्पीड ब्रेकर नहीं, फुटपाथ पर सोए हुए 5 गरीब लोग आ गए थे। उनके शरीर खून में लथपथ थे। अब हम क्या करेंगे मदन? हमसे खून हो गए। मुझे बहुत डर लग रहा है मदन। चुप कर, चिल्ला मत। अब पूरी दारू उतर गई, आसपास कोई नहीं है। हम एक काम करते हैं, इन सभी लाशों को उठाकर नीचे नाली में फेंक देते हैं। वैसे भी इन भिखारियों का कोई नहीं होता, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उसके बाद हमने सारी लाशों को नीचे नाली में फेंक दिया और गाड़ी लेकर वहां से भाग गए। पवन का बयान सुनने के बाद अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई। पुलिस जब उन्हें थाने ले गई तब वकील भी वहां था। मुझे इनसे अकेले में बात करनी है। पुलिस ने उन तीनों को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दिया। आखिर कौन हो तुम? क्यों किया तुमने हमारे साथ ऐसा? क्योंकि तुम मेरे भी गुनहगार हो। वकील की बदली हुई आवाज सुनकर दोनों घबरा गए। मैं एक LLB ग्रेजुएट था, पर मेरे पास नौकरी नहीं थी। उस रात मेरे पास सोने के लिए भी जगह नहीं थी, इसलिए उस फुटपाथ पर भूखा पेट सोने की कोशिश कर रहा था। तुम लोगों ने वहां भी चैन से सोने नहीं दिया। मैंने खुद को और उन गरीबों को इंसाफ दिलाया है। अब मेरा काम पूरा हुआ। वकील का शरीर फिर से लकड़ी की तरह जड़ गया और वहां से गायब हो गया। मदन और पवन ये सब देखकर थर-थर कांपने लगे। जैसे शिरीष अपने ऑफिस में बैठा है, वो कुछ फाइल्स देख रहा है। फिर शिरीष एक फोन करता है। मिस्टर विपिन, प्लीज आइए। आपको थोड़ा वेट करना पड़ा, इसलिए सॉरी। अरे कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मिस्टर शिरीष, क्या मैं आपके काम पर भरोसा कर सकता हूँ? सर, आज तक हमारे किसी भी क्लाइंट को कोई शिकायत नहीं मिली है।
मिस्टर शिरीष, मुझे आज रात को ही सारा काम पूरा करवाना है, क्योंकि कल से मेरे बंगले का रेनोवेशन शुरू हो रहा है। कोई बात नहीं सर, आपका काम हो जाएगा। मेरे पास एक्सपर्ट लोग हैं। आप एड्रेस दे दीजिए, आज रात को ही हम सारा काम पूरा कर देंगे। आपकी फीस? आप मेरे असिस्टेंट से बात कर लीजिए, वो आपको सब डिटेल्स दे देगा। ठीक है, आप आज रात मेरे बंगले पर पहुंच जाइए। ये रही बंगले की चाबी। बाय द वे, आपके ऑफिस में लगी हुई ये पेंटिंग कुछ खास अच्छी नहीं है, मतलब रियल वाला फील नहीं आ रहा है। विपिन वहां से उठकर शिरीष से हाथ मिलाकर चला जाता है। शिरीष विपिन के इस रवैये से थोड़ा सोच में पड़ जाता है। सब ध्यान से सुनो, सबसे पहले टॉप फ्लोर के बेडरूम से शुरू करना है। अब एक एक बेडरूम में काम शुरू कर दो। इतनी सारी पोर्ट्रेट्स, इतनी असली लग रही है कि ऐसे लगता है वो बोल उठेगी, लेकिन सब चेहरे डरे हुए क्यों लगते हैं? बहुत अजीब है। रामलाल, अरे रामलाल कहां है यार? बहुत अच्छा काम किया है। रामलाल, ओ रामलाल, हरिया, ओ हरिया, कहां चला गया? ये क्या हो रहा है? रामलाल, हरिया, बालू, अरे कहां हो तुम सब? अरे ये किसकी फोटो एल्बम है? ये तो मेरे कामगार लोगों की फोटो है। ये यहां क्या कर रही है? हे भगवान, यहां मेरी फोटो भी है, लेकिन क्यों? मिस्टर विपिन, आप? हाँ मैं, लेकिन मैं कोई विपिन नहीं हूं। तो आप कौन हैं? और मेरे लोग कहां हैं? मैंने सबको खत्म करके उनके पोर्ट्रेट बना दिए हैं। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि बचपन में मुझे पेंटिंग बनाने का शौक था, मगर मेरी पेंटिंग्स का लोगों ने हमेशा मजाक ही बनाया। मैं जब कॉलेज गया तब एक लड़की पर मेरा दिल आ गया। मैंने उसकी एक बढ़िया पोर्ट्रेट पेंटिंग बनाई और उसे प्रपोज किया, मगर उसने मुझे ठुकरा दिया और मेरी पेंटिंग फेंक दी। ये देखकर कॉलेज के सभी लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। वही सोचते हुए मैं मोटरसाइकिल से अपने बंगले पर आ ही रहा था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं तड़पता रहा और मरते हुए यही सोचता रहा कि मैं ऐसी पेंटिंग्स बनाऊंगा कि लोग दंग रह जाएंगे। और फिर उस दिन से वो पिशाच बन गया और लोगों को मारकर उनके असली सर पेंटिंग में लगाने लगा। अब मैं जो चाहे कर सकता हूं। अब तुम्हारा नंबर है। नहीं नहीं, कोई मुझे बचाओ। और दोस्तों, क्या टॉक शॉक हो रही है? कुछ नहीं, शैतान को ही याद किया था कि तू आ गया। वैसे अच्छा हुआ तू आ गया। चल दारू पिला। अबे दारू छोड़ दी हमने। वैसे भी दारू पीना बुरी बात होती है। दारू पीने से लीवर सड़ जाता है, और एक बार जो लीवर खराब हो गया तो तेरी टाएं टाएं फीस ही समझो। अगर तुम ऐसा बोल रहे हो तो ठीक है, आज से मेरा भी दारू बंद। अबे चल झूठे मक्कार आदमी, तू कल फिर बदल जाएगा। अरे यार कसम से नहीं बदलूंगा मैं। ऐसा है तो चल फिर तू कसम खा ही ले कि आज के बाद कभी भी दारू नहीं पिएगा। तेरी कसम नहीं पीऊंगा। अबे मेरी कसम खाकर मुझे मारना चाहता है क्या? तू लिच्चड़ ही रहेगा। अच्छा चल, तेरी ना मेरी दादी की कसम। तेरी दादी कब की लुढ़क चुकी है,
सबको पता है। तो ठीक है, नानी की कसम। तेरी नानी कौन सी जिंदा है बे? अबे यार तुम लोग भी हाथ धोकर पीछे पड़ जाते हो। चल मेरी कसम। खुद की कसम खाने की जरूरत नहीं है, किसी ब्लैक या व्हाइट डॉगी की कसम खा ले। ब्लैक एंड व्हाइट डॉगी की कसम। यार विवेक, बड़ी खुशी के साथ कहना पड़ रहा है कि एक बंदा सच में कम हो गया है। चल अब जल्दी से 3 पैक बना ले। अबे ये क्या है? कैसा पैक? अबे हमारे पास केवल 1 बोतल दारू है। 1 बोतल दारू बंदे 4। ये तो बहुत नाइंसाफी है ना। तो तेरी कुर्बानी ले ली गई है। अबे भाड़ में गई ऐसी कुर्बानी, भाड़ में गया ब्लैक एंड व्हाइट डॉगी। मेरा भी पैक बनाओ बस। हंसी मजाक बहुत हो गया, अब बोलो कहाँ चलना है? हम मेरे मामा के बंगलो चल रहे हैं, चाबी साथ लाया हूँ। अबे ओ पागल, खुद भी मरेगा दूसरों को भी मारेगा। हाँ तो क्या बोल रहा था तू बुड्ढे? ओ बुड्ढे बोल, अब क्या बोल रहा था? तुम लोगों ने मेरी रोजी रोटी का नुकसान किया है, इसकी भरपाई कौन करेगा? ये तो तुझे बोलने से पहले सोचना चाहिए था ना। जो बच गया है उठा और निकल, और आगे से ध्यान रखना, अपनी औकात से बाहर जाकर हम जैसे अमीरों से पंगा लेने की कभी भी कोशिश मत करना। हम तो सोचे थे कि बोलने में तेरी घिग्गी बन जाती है, पर तू तो तेज धार जुबान वाला है। ये लोग ऐसे ही जुबान समझते हैं, आज के बाद हम जैसों से कभी नहीं उलझेगा। तुम अमीर लोगों ने आज एक गरीब को दर्द दिया है, अब परमात्मा तुम लोगों को सबक सिखाएगा। तुम लोग बॉक्स लेकर आओ, मैं दरवाजा खोलता हूँ। तो दोस्तों ड्रिंक पार्टी शुरू करें, बॉक्स खोलें। आशीष चखना कहाँ रखा है? ओह शिट, सॉरी यार, मैं चखना लाना तो भूल ही गया। तेरा हर बार का यही रोना है। कोई ना, भूल चूक हो जाती है। विवेक तू म्यूजिक चालू कर, मैं चखना ऑर्डर करता हूँ। लेकिन इतनी रात को चखना कौन लेकर देगा? पिज्ज़ा वाला, एक वही है जो इतनी रात को चखना ला सकता है। हेलो पिज्ज़ा हब। सर बोलिए। जी मुझे क्रॉस रोड बंगलो नंबर 8 में एक पिज्ज़ा चाहिए। ओके सर, आपका ऑर्डर 15 मिनट में मिल जाएगा। सर क्या आप मेरी डिलीवरी बॉय से बात करवा सकते हैं? जी श्योर। दिनेश लाइन पर आओ। यस सर, मेरा नाम दिनेश है, कहिए। दिनेश मेरे भाई, मेरी एक बात ध्यान से सुनना। जो पिज्ज़ा तू हमारे लिए लेकर आने वाला है ना, वो चाहे तू ही खा लेना, पर तू बस हमारे लिए चखना का अरेंजमेंट कर दे। उसके पैसे ले जाना, अलग से 500 की टिप भी ले जाना। ओके सर। अबे यार ये क्या हो रहा है? बिना पिए ही घर कैसे हिलने लग गया? कहीं इस घर में भूत तो नहीं? भूत नहीं, भूकंप आया है। देखना कुछ देर बाद सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा था ना भूकंप है। देखो सब ठीक हो गया है ना। लगता है चखना वाला आ गया, मैं देखता हूँ। सर आपने चखना और पिज्ज़ा ऑर्डर किया था, ये लीजिए बिल। अरे काहे का बिल? छोड़ो 2-4 रुपए को यार, 500 का पिज्ज़ा है, तुम खा लो। सर क्यों गरीब से मजाक कर रहे हैं? पिज्ज़ा और चखना मिलाकर टोटल 800 रुपये हुए। आप मुझे पैसे दीजिए, मुझे और डिलीवरी करनी है। तो फिर जाओ ना, रोका किसने है? सर प्लीज़ पैसे दे दीजिए। क्या पैसा लगा रखा है रे तू? हाँ, जिस शॉप से तू पिज्ज़ा लेकर आया ना, उस शॉप को मैं ये खड़े खड़े खरीद सकता हूँ और रातों रात 100 दुकान खड़ी कर सकता हूँ। क्या समझा? सर आपको जो खरीदना है खरीद लीजिए,
जो बनाना है बनाइए, लेकिन फिलहाल 800 रुपये दे दीजिए। तुझे 800 रुपये चाहिए? आजा अंदर, मैं देता हूँ। बचाओ बचाओ। तुझे तो हम बाहर, तू अंदर कैसे आया? बदला लेने आया हूँ। पहचाना नहीं? नकुल? नकुल, हाँ मैं। लेकिन तुम तो मर चुके हो। हाँ, मर चुका हूँ, लेकिन मेरे मरने का कारण तो तुम चारों अमीर बिगड़ैल घमंडी लड़के ही थे। उस दिन भी तुम लोगों ने मेरे साथ वही किया था जो आज किया। याद है ना तुम सबको कि भूल गए? बचाओ। हमें माफ कर दो नकुल, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने भी उस दिन बहुत हाथ पैर जोड़े थे, पर तुम लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते रहे, इसलिए आज मैं तुम लोगों की नहीं सुनूंगा। बचाओ 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 बचाओ। तुम लोग कितना भी चिल्लाओ, गला फाड़ लो, लेकिन कोई भी बचाने के लिए नहीं आने वाला, क्योंकि आज तुम चारों घमंडी लोगों की मौत निश्चित है। परमात्मा ने इंसाफ कर दिया। बचाओ 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 बचाओ। अंधेरी रात थी और सुनसान रास्ता था। एक आदमी ठंड में कपकपाता चलता जा रहा था। तभी उसे सामने एक चाय की टपरी दिखी तो वो रुक गया। भैया, एक कप गर्मा गर्म चाय देना। चाय वाला कुछ नहीं बोला, उसने बस एक कप चाय लाकर उस आदमी को दे दी। उस आदमी ने जैसे ही उसे पीने की सोची तो उसने देखा कि वो चाय नहीं बल्कि खून है। उसका दिल दहल उठा। उसने घबराकर फौरन चाय का कप दूर फेंक दिया और चिल्लाया, ये क्या घटिया मजाक है? मैंने तुमसे चाय मांगी थी, ये किसका खून दे दिया तुमने मुझे? चाय बनानी नहीं आती तो बंद कर दो ना ये टपरी। चाय वाला अपने चेहरे पर क्रीपी स्माइल लिए खड़ा था, लेकिन उस आदमी की बात सुनकर उसकी मुस्कान गायब हो गई और वो आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसकी शक्ल बिगड़ने लगी और उस आदमी तक आते आते वो इतना खतरनाक लगने लगा कि उस आदमी की चीख निकल गई। आदमी ने भागने की कोशिश की, लेकिन चाय वाले ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरी चाय को बुरा कहेगा? आह! उस जगह से 200 किलोमीटर दूर 4 दोस्त रहते थे, परम, मनोज, यश और हितेश। शाम का समय था जब परम ने अपनी कार निकाली और मनोज और यश को लेकर हितेश के घर पहुंचा। हितेश, ओ हितेश, बाहर आ जल्दी। क्या है, इतनी रात में क्यों शोर मचा रहे हो? चलना, चाय पीने चलते हैं। नुक्कड़ तक? अरे आ तो सही, जहां भी मिलेगी चाय वहीं पी लेंगे। ठीक है, मैं मोबाइल और पैसे लेकर आता हूं। अरे रहने दे, मोबाइल की जरूरत नहीं है, पैसे मेरे पास हैं, बस तू चलना। वो चारों कार में बैठकर चल दिए। यार, नुक्कड़ की टपरी तो पीछे छूट गई, तुम रुके क्यों नहीं? आज किसी बड़ी और ऊंची जगह पर चाय पीने का इरादा है। बड़ी और ऊंची जगह मतलब आज पहाड़ों पर चाय पिएंगे, नैनीताल चल रहे हैं। क्या तुम पागल हो क्या? मुझे बिना बताए नैनीताल ले जा रहे हो? तू कभी मानता ही नहीं है, इसीलिए हमें यह करना पड़ा। अच्छा, कम से कम घर पर तो फोन कर दो, मम्मी परेशान होंगी। ठीक है, कर देते हैं फोन, अब चुपचाप बैठ जा।
वो लोग नैनीताल के करीब पहुंच गए थे। चारों तरफ पूरी तरह अंधेरा और सन्नाटा था। इतना वीरान रास्ता देखकर परम बोला, लगता है मैंने गलत रास्ता ले लिया। क्या? अब ये क्या नया ड्रामा है? नैनीताल में एंटर होने के अब 2 रास्ते हैं, एक नया और एक पुराना। हम गलती से पुराने रास्ते पर आ गए हैं। तू हमेशा गड़बड़ करता है। अरे कोई बात नहीं यार, दोनों रास्ते पहुंचते तो नैनीताल ही है ना। बस ये वाला थोड़ा सुनसान है। थोड़ा नहीं, बहुत सुनसान है। ना इंसान दिख रहे हैं ना जानवर। तभी उन्हें एक पुरानी चाय की टपरी दिखाई दी। अब ज्यादा मत बोलो, ठीक है? वो देखो, सामने चाय की टपरी है। चलो यहाँ चाय पी लेते हैं। चारों कार से उतरे और टपरी के पास गए, पर वहां कोई नहीं था। यहाँ तो कोई भी नहीं है। चलो वापस चलते हैं। तभी अचानक एक चाय वाला उनके सामने प्रकट हुआ। वो एक अजीब सी मुस्कान अपने चेहरे पर लिए खड़ा था। चाय चाहिए? तुम आसमान से टपके या धरती से निकले? अभी तो यहाँ पर नहीं थे। कौन हो तुम? मैं यही था, बस आपको दिखा नहीं। मेरा नाम डॉली है। अच्छा ठीक है, 4 चाय बना दो। चारों लकड़ी की बेंच पर बैठ गए और चाय का इंतजार करने लगे। तभी दूर कहीं से भेड़िए की आवाज आई। ये आवाज कैसी थी? भेड़िए की आवाज लग रही है। हे भगवान, भेड़िया! यहाँ डरने वाली चीज भेड़िया नहीं है, कुछ और है। क्या? कुछ और? अरे मुझे पता है, पहाड़ों की कहानियां सब बकवास है। बुरा मत मानना, लेकिन भूत प्रेत कुछ नहीं होते। आप माने या ना माने, लेकिन बात तो सुन ले, वरना फिर कहेंगे कि मैंने बताया नहीं। बहुत पहले यहाँ एक आदमी था जो हर रात चाय बेचता था। लेकिन एक बार कुछ लोग आए जिन्हें उसकी चाय पसंद नहीं आई, और उन्होंने उसे इतना मारा कि वो अधमरा हो गया, और फिर उन्होंने उसे जिंदा जला दिया। तब से वो यहाँ भटक रहा है। ये सुनकर बाकी तीनों को तो डर लगने लगा, पर हितेश बोला, उस बेचारे के साथ तो बहुत बुरा हुआ, पर तुम लोग उसके बारे में ऐसी कहानियां बनाकर उसका अपमान कर रहे हो, अपने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी। तभी चाय वाला चाय लेकर उनके पास आ गया। चारों दोस्तों ने चाय के कप हाथ में लिए और उसकी गर्माहट को फील करने लगे। हितेश की नजर कप में पड़ी। ये क्या है? ये चाय नहीं, ये तो खून है। ये क्या दिया बे? खून? तेरा दिमाग खराब है क्या? तू पागल है क्या? चाय की जगह खून पिला रहा है। ये क्या घटिया हरकत है? मैं तुझे बहुत मारूंगा, तेरा मुंह तोड़ दूंगा। मुझे तो लगा था कि तुम लोगों को मेरी ये स्पेशल चाय पसंद आएगी। पसंद आएगी? तेरे दिमाग में गोबर है क्या? चलो यहां से, ये आदमी दिमाग से पागल लगता है। चारों दोस्त चाय के कप वहीं फेंककर तेजी से कार में बैठ गए और निकल पड़े। कुछ देर चलने के बाद उन्हें फिर से वही टपरी नजर आई। अबे, ये फिर से वही टपरी कैसे आ गई? ये कैसे हो सकता है? अरे यार, कुछ तो गड़बड़ है। मैं फिर से गाड़ी भगाता हूं। पर हमने गाड़ी तेजी से दौड़ाई, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद वो फिर से उसी टपरी के पास थे। ये क्या मजाक हो रहा है? हम यहां से निकल क्यों नहीं पा रहे? तुम लोग मुझे यहां लेकर आए हो। मुझे कुछ हुआ ना तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। दर्जनों बार भागने की कोशिश करने के बावजूद वो बार बार वहीं आ जाते। हर बार चाय वाला खड़ा मुस्कुराता दिखता। आखिरकार परम ने थक कर गाड़ी रोक दी। अबे तू कौन है? हम यहाँ फंस क्यों गए हैं? हमें यहाँ से जाने का रास्ता बता। तुम यहाँ से नहीं जा सकते। ये जगह तुम्हारी आखिरी मंजिल है। उसकी हंसी से चारों के रोंगटे खड़े हो गए। अबे चुप कर, तेरा दिमाग खराब है क्या? चल भाई, यहां से भागते हैं। लेकिन इस बार गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। गाड़ी से उतरो, 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 उतरो। अचानक चारों तरफ वही चाय वाला दिखने लगा। ये क्या हो रहा है? भगवान,
हमें बचाओ। तभी अचानक वो चाय वाला गायब हो गया। भगवान की कृपा है। चलो गाड़ी से उतरकर पैदल भागते हैं, गाड़ी चालू नहीं होगी। परम, हितेश और यश डरते हुए गाड़ी से उतरते हैं, लेकिन मनोज डर के मारे अंदर ही बैठा रहता है। गाड़ी के दरवाजे और खिड़कियां लॉक हो जाती हैं। अरे ये अपने आप सब लॉक कैसे हो गया? मुझे बाहर निकालो, बचाओ। मनोज दरवाजा खोल, बाहर निकल। वो सब दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अचानक गाड़ी के अंदर 2 हाथ प्रकट होते हैं और मनोज की गर्दन तोड़ देते हैं। ये क्या हुआ? भागो, जल्दी से भागो यहां से। तीनों जंगल की तरफ दौड़ने लगते हैं। तुम लोगों की वजह से सब बर्बाद हो गया। मनोज की मौत हो गई। हमें पता था क्या कि ऐसा कुछ होगा? हे भगवान, हमें माफ कर दीजिए। तभी मनोज बुरी हालत में उनकी तरफ दौड़ता हुआ आता है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मनोज तू जिंदा है? थैंक गॉड। मनोज यश के पास आता है और उसे पकड़ लेता है, पर तभी उसका चेहरा बदलने लगता है। तू मनोज नहीं है। ये क्या हो रहा है? मनोज रूप बदलकर वही चाय वाला बन जाता है। अब तेरी बारी है। चाय वाले के दांत अचानक बड़े हो जाते हैं और वो यश के गले को काटकर उसे मार देता है। हितेश और परम खौफ में भागने लगते हैं। वो बस बदहवास होकर भागते चले जाते हैं। काफी दूर जाकर उन्हें दूर कहीं एक लाइट जलती हुई दिखाई देती है। वो लोग उसे बचने की उम्मीद समझकर फौरन वहां पहुंचते हैं, पर वो वही चाय की टपरी थी। कोई मेरी चाय ही नहीं पीता। मुझे बहुत गुस्सा आता है। तुम्हारे दोनों दोस्त बेचारे इसीलिए मारे गए, पर मैं तुम दोनों को आखिरी मौका दे रहा हूं। मेरी चाय पी लो और बच जाओ। ये कहकर वो 2 खून से भरे कप उनकी तरफ बढ़ाता है। वो दोनों कपकपाते हाथों से उन कपों को पकड़ते हैं, लेकिन जैसे ही पीना शुरू करते हैं तो उन्हें उल्टी हो जाती है और ये देखकर चाय वाले को गुस्सा आ जाता है। तुमने मेरी चाय का अपमान किया। नहीं, प्लीज हमें मत मारना। चाय वाले ने उन दोनों की ओर इशारा किया और वो दोनों हवा में उड़ने लगे। वो लगातार चीख रहे थे, लेकिन चाय वाले ने उनकी चीखों को इग्नोर करके उन्हें आपस में टकरा दिया। दोनों धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े और मौके पर ही उनकी मौत हो गई।